बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की क्लास में। बच्चों, आज से हम विजन आईएएस की पीटी 365 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स को अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक डिटेल्स में और यूपीएससी ओरिएंटेड तरीके से शुरू करेंगे। यूपीएससी का जो पीटी होता है उस तरीके से। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर प्रश्न पूछा जाता है। पीटी 365 इस प्रिपरेशन का सबसे मजबूत बेस बनाता है। इस सीरीज में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे? तो सबसे पहला जो चैप्टर है इस टॉपिक में हम देखेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत देखेंगे वन्य जीव और संरक्षण, आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस, उसके बाद यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित नेटवर्क, उसके बाद देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित न्याय संगत साझाकरण विनियमन 2025, वन्य जीव प्रयासों के एकीकृत विकास के लिए और क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस तरीके से कई सारे टॉपिक है चैप्टर 1 के, इन सबको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम स्टैटिक भी देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, दोनों को जो है कि मिलाकर अच्छे से समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है इन्वायरमेंट का कम से कम 10 से 15 सवाल और 10 से 12 सवाल होता ही है। तो इसमें जो 4 से 5 सवाल जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट जैव विविधता से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। तो इस तरीके से इसका जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, वन्य जीव और संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पहला टॉपिक है हमारा वन्य जीव और संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। तो आईयूसीएन की विश्व का संरक्षण कांग्रेस, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। तो यह चर्चा में क्यों था, सुर्खियों में क्यों था? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई। इसको याद रखिएगा कि जो आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहां पर आपकी जो है कि संपन्न हुई? तो यह हुई थी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। और सदस्यों की सभा में प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे? यहाँ पे थे 2045 की राह पर प्रगति के लिए एकजुट हो, 20 वर्षीय रणनीति विजन को अपनाया गया। अबू धाबी कॉल टू एक्शन, इसके तहत निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में कार्यों को संपन्न करना है। कौन कौन सा क्षेत्र है? 5 क्षेत्र। तो सबसे पहला है कि प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना और बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रकृति और जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधनों को बढ़ावा देना। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं नए सदस्य। आईयूसीएन में 100 से अधिक नए सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें 6 देश शामिल हैं, इसमें अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन और तुवालू और जिम्बाब्वे, ये नए सदस्य हैं। यहाँ पे 100 से अधिक सदस्य तो हैं ही, उसके बाद इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। यहाँ पे पूछा जा सकता है बच्चों कि कौन से नए देशों को शामिल किया गया अभी हाल ही में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पहली बार अपनाया गया। वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई तथा उन्हें जलवायु और समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधानों के प्रभावी अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। जैव विविधता में स्वदेशी समुदाय की भूमिका को मान्यता देने हेतु विश्व स्वदेशी जन प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम कुछ बातें आईयूसीएन के बारे में जान लेते हैं। आईयूसीएन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ,
इसकी उत्पत्ति कब हुई थी बच्चों? 1948 में हुई थी। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है, IUCN। इसकी सदस्यता देखिए 14,000 प्लस सदस्य देश हैं, गैर सरकारी संगठन है, शोध संस्थान है। भारत इसका सदस्य है, इंडिया इसका सदस्य है IUCN का, याद रखिएगा। अब यहाँ पे शासन व्यवस्था की बात की जाए तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की सदस्य सभा सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी बैठक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। इसकी मेजबानी IUCN के किसी सदस्य देश द्वारा की जाती है, किसी सदस्य देश द्वारा की जाती है। IUCN परिषद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के सत्रों के बीच मुख्य शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं संचालित करना। और रिपोर्ट्स की बात करें तो संरक्षित क्षेत्रों पर IUCN रिपोर्ट, IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा जारी, और IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर इत्यादि। इस तरीके से हम जान गए इसकी उत्पत्ति हुई थी 1948 में। 14,000 प्लस सदस्य इसमें देश भी है, गैर सरकारी संगठन है, इसमें कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल है। तो इस तरीके से IUCN के बारे में हम जान लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों संबंधित सुर्खियां। भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025 से 30। इंडिया नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025 से 30। भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है। इसका विजन है राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली भारत के विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों, जीव जंतुओं की वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाती है। दायरा यह परियोजना एक पंचवर्षीय पहल है। इसका लक्ष्य लगभग 11,000 प्रजातियों, 7,000 वनस्पति प्रजातियों और 4,000 जीव जंतु प्रजातियों की विलुप्ति के जोखिम का आकलन करना है। लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय डेटा बुक प्रकाशित करना है। नोडल एजेंसी इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। विवेक के द्वारा तैयार किया गया भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण GSI और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI द्वारा IUCN भारत और सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल सहयोग से तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय यह परियोजना जैव विविधता अभिसमय CBD कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है। तो बच्चों आप हमको बताइएगा जैव विविधता अभिसमय कब लाया गया था कमेंट बॉक्स में, और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को कब लाया गया था, दोनों का डेट हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि सुर्खियों में रहे IUCN के प्रमुख उपकरण की इंस्ट्रूमेंट ऑफ IUCN इन न्यूज। सुर्खियों में यानी चर्चा में रहे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है IUCN के, उसको देखते हैं। तो IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी की जाती है। तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। 1964 में स्थापित किया गया यह प्रजातियों की 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसे प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार अद्यतन यानी अपडेट किया जाता है। हाल ही में IUCN लाल सूची को अद्यतन किया गया है। वैश्विक स्तर पर देखें तो आर्कटिक झील की 3 प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गई हैं। हरा समुद्री कछुआ भी एक कीस्टोन प्रजाति है। इस प्रजाति के लिए किए गए संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण इसकी संरक्षण स्थिति इंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्ट में सूचीबद्ध हो गई है। जो हरा समुद्री कछुआ है, इसको याद रखिएगा कि इसकी जो स्थिति है इंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्ट सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। वहीं 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। जिन 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है उनमें शामिल है, पहला है इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर और रूफस टेल्ड लार्क को और नियर थ्रेटेंड सूची में शामिल किया गया है। लॉन्ग बिल्ड ग्रास हापर, बार्लर और
बार्वलर को इंडेंजर्ड की सूची में शामिल किया गया है। अन्य देखते हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी की प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया है। सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया है। पारिस्थितिक संहार का अपराध प्रस्ताव 061 पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अंतर्गत जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल श्रेणियां। विलुप्ति का बढ़ता जोखिम। तो सबसे पहले देखते हैं नॉट इवेल्युएटेड, उसके बाद देखते हैं डेटा डिफिशिएंट, तीसरा देखते हैं लिस्ट कंसर्न, चौथा देखते हैं नियर थ्रेटेंड, पांचवा देखते हैं वल्नरेबल, देखते हैं छठा कि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। इस तरीके से इनकी जो है कि 9 श्रेणियां हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं हम आंकड़ों का अभाव, डेटा डिफिशिएंट। तो देखते हैं किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या विवरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। और दूसरा देखते हैं लिस्ट कंसर्न, ELC। इसका आशय है कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अगला देखते हैं कि संकट उन्मुख, नियर थ्रेटेंड एंटी। इसका आशय यह है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में थ्रेटेंड यानी संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। अब देखते हैं वल्नरेबल, UV। इसका आशय है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा यानी हाई रिस्क बना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडेंजर्ड, EN। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा है, वेरी हाई रिस्क बना हुआ है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका आशय है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा है, यानी एक्सट्रीमली हाई रिस्क बना हुआ है। अब देखते हैं प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है, उसके कुछ सदस्य केवल यहाँ पे कैप्टिव अवस्था में या कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित है। विलुप्त में देखते हैं कि बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, IUCN की ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव IUCN ने 2012 की विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। 2021 में लॉन्च किया था। इसे IUCN की लाल सूची का आकलन एक वैकल्पिक हिस्सा बना दिया गया है। इसका उद्देश्य है प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण की सफलता मापन करना। यह लाल सूची की पूरक है। लाल सूची में विलुप्त होने के जोखिम पर केंद्रित है। संरक्षण की सफलता को रेखांकित करना। अब देखते हैं आठ ग्रीन स्टेट्स की श्रेणियां कौन कौन सी है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली डिप्लेटेड, लार्जली डिप्लेटेड, मॉडरेटली डिप्लेटेड, स्लाइटली डिप्लेटेड, फुली रिकवर्ड, नॉन डिप्लेटेड तथा इनडिटर्मिनेट। इस तरीके से देख लेते हैं। IUCN की लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को IUCN ग्रीन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है। ग्रीन स्कोर 0 से 100% यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट है। कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड यानी पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है, मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार यानी आबादी में मौजूद है, विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है, वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है आदि। अगर इन सभी यह सब देखा जाता है उस प्रजाति में, तो यहाँ पे हो जाएगा वह कि फुली रिकवर्ड यानी पुनः रूप से पुनर्प्राप्ति के लिए यह तैयार है। अब अगला देखते हैं कि केंटन आर मिलर पुरस्कार के बारे में।
काजीरंगा के निदेशक राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए आईयूसीएन के केटन आर मिलट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय हैं। यह इम्पोर्टेंट है आप सबका। इसका गठन गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग WCPA ने किया था। WCPA अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आईयूसीएन के 6 तकनीकी आयोगों में से एक है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र संधारणीयता के लिए 2006 से शुरू किया गया था। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण में नवाचार किया हो एवं नेतृत्वकारी भूमिका निभाई हो। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आईयूसीएन यानी WCPA द्वारा प्रदान किया जाता है। किसको मिला है? काजीरंगा के निदेशक राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए मिला है। आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह विश्व के लगभग प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञों का विज्ञान आधारित नेटवर्क है। भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन ने 2025 से 29 के लिए आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन SSC का नया अध्यक्ष चुना गया है। भूमिका यह है कि आईयूसीएन को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन ने आईयूसीएन विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर क्या है कि सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थानों का प्रतिशत पहली बार काफी कम हो गया है। भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या है कि कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। केवल इसको गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020-25 इसमें संरक्षण के आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई है। पहले इसे गुड विद सम कंसर्न रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रैंकिंग दी गई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट को सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। इन सब चीजों को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं कि शेर यानी पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट फॉर द लायन। यह चर्चा में क्यों था? आईयूसीएन ने शेर यानी पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। शेर या पैंथेरा लियो के लिए प्रथम ग्रीन स्टेटस असेसमेंट के बारे में। शेर का ग्रीन स्टेटस इसकी आबादी काफी हद तक कम यानी लार्जरी डिप्लेटेड हो गई है। विलुप्त क्षेत्र शेर उत्तरी अफ्रीका दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है शेर विलुप्त हो चुका है। संरक्षण क्या है? पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका तक भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिलती है। यहाँ पे आप सबके सामने चित्र दिया गया है। देखिए सामने, देखिए यहाँ पे शेर दिख रहा होगा। शेर है एशियाई शेर यानी पैंथेरा लियो। तो इसको जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। और यहाँ पे साइट्स की बात करें तो साइट्स की परिशिष्ट 1 में रखा गया है। आईयूसीएन की स्थिति देखें तो वल्नरेबल है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। मानदंड देखते हैं। एशियाई शेर देखते हैं, अफ्रीकी शेर देखते हैं। एशियाई शेरों अफ्रीकी शेरों के मध्य तुलना देखते हैं। तो वर्तमान पर्यावास जो है एशियाई शेरों का भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और अफ्रीकी शेर की देखें तो उप सहारा अफ्रीका सवाना घास का मैदान है।
और अयाल शेर के गले पर बाल की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत एशियाई शेर का छोटा होता है, गहरा होता है। बिरल अयाल होता है, कान लगभग स्पष्ट दिखाई देते हैं। वहीं अफ्रीकी शेर की बात की जाए तो अपेक्षाकृत घना व बड़ा अयाल होता है, अक्सर कान और गर्दन को ढक लेता है। अब देखते हैं त्वचा की तह, देखते हैं त्वचा की तह किस प्रकार की होती है। त्वचा की तह की बात करें तो त्वचा की अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है, यह उनकी सामान्य विशेषता है। यहाँ पे देखिए अफ्रीकी शेर में अनुपस्थित होता है। शरीर का आकार देखें तो भारतीय शेर अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा होता है, आमतौर पर एशियाई शेरों से थोड़े बड़े होते हैं। अन्य विशेषताएं, कोई विशेष प्रजनन नहीं, कोई अगर अन्य विशेषताएं देखें तो कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। संरक्षण की बात की जाए तो प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों का अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित सुर्खियों, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्धा एशियाई शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा है। अवस्थिति, लोकेशन गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारिका जिले है। प्रमुख वनस्पति जात गोरड, बबूल, धावरायल और बेर जामुन, इमली, दुधलो बांस आदि प्रमुख प्रमुख है, ये जो क्या कहते हैं वनस्पति जात है। और प्रमुख प्राणी जात देखते हैं तो सांभर झील, चीतल, चिंकारा इत्यादि। अब आगे देखते हैं अगला न्यूज क्या है। अगली न्यूज है आप सबके सामने, चर्चा में क्यों था यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, वीएन वीएनबीआर चर्चा में क्यों था, सुर्खियों में क्यों था। हाल ही में यूनेस्को 6 नए स्थलों को विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। इनमें भारत के हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें यूपीएससी का ध्यान जरूर जाता है। तो कौन कौन से स्थल को शामिल किया गया है, 26 नए स्थलों को, जो कि वीएनवीआर में यानी विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखते हैं वीएनबीआर के बारे में। तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर मैव प्रोग्राम के तहत किया गया है। मैव प्रोग्राम के तहत किया गया है। मैव कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना। वैज्ञानिक आधार तैयार करना। आगे देखते हैं, इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर अब 785 हो गई है। मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र साओ टोम एंड प्रिंसिपे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। मैव के तहत जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं। नामित करने वाली संस्था मैब अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद मैब आईसीसी के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अब प्रयुक्त कार्य प्रणाली जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविले रणनीति और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा। अब प्रस्ताव देखते हैं। यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। अपनी ओर से प्रस्तावित कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको मैप दिख रहा होगा। तो भारत में जीव मंडल आरक्षित कौन कौन से क्षेत्र हैं, उस सबको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क यानी मैब और यूनेस्को का हिस्सा है। कौन कौन से क्षेत्र मैब और यूनेस्को का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कच्छ गुजरात,
पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश, अचनकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, नीलगिरी कर्नाटक तमिलनाडु केरल, अगस्तमाला तमिलनाडु केरल। उसके बाद देखते हैं हम कंचनजंगा सिक्किम, मानस डिब्रू सिखोवा असम, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिंपलीपाल ओडिशा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मैब यूनेस्को का हिस्सा है। कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का, नंदा देवी उत्तराखंड का, कच्छ गुजरात का, पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश, अचनकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, नीलगिरी जो कि कर्नाटक तमिलनाडु केरल का हिस्सा है, अगस्तमाला तमिलनाडु और केरल का हिस्सा है। उसके बाद देखते हैं हम कंचनजंगा सिक्किम, मानस डिब्रू सिखोवा असम, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिंपलीपाल ओडिशा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं। नामांकन के बाद आरक्षित क्षेत्र उस देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्रों में ही रहता है जहां वह अवस्थित है। सदस्य राष्ट्र मैप सचिवालय को सूचित करके किसी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। आवधिक समीक्षा प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है ताकि उसके कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। यदि कोई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है तो यूनेस्को उसकी मान्यता वापस ले सकता है। यूनेस्को उसकी मान्यता को वापस ले सकता है। अब देखते हैं शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। इसकी अवस्थिति देखते हैं तो शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है। यह उत्तर में लद्दाख, लेह एवं कारगिल जिलों से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, स्पीति की घाटी तथा वह किन्नौर जिले तक विस्तृत है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भागों को यूनेस्को के VNVR में शामिल किया गया है जो सबसे शीत और शुष्क परितंत्रों में से एक है। संरक्षित क्षेत्र की बात करें, इसमें पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल, सरचू, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। बायोम, यह शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यहाँ चरम जलवायु दशाएं पाई जाती है। इसका कारण इसकी हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थिति जो इस वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता है और बहुत अधिक ऊंचाई है। संस्कृति की बात करें तो इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है, इसमें शामिल है। गोम्पा बौद्ध मठ, टोर्टेन विशेष प्रकार के स्तूप और मणि दीवारें, पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी अवसंरचनाएं। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। प्राणी जात हिम तेंदुआ प्रमुख प्रजाति, हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, भरल हिमालयी भेड़िया, गोल्डन ईगल इत्यादि इत्यादि। अब अगला देखते हैं यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972। तो चर्चा में क्यों था? केरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। वन्यजीव संरक्षण यानी केरल द्वारा संशोधित विधेयक 2025 का उद्देश्य मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्यजीवों का वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। अब आगे देखते हैं बच्चों कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है जंगली जानवरों, पक्षियों, वनस्पतियों की सुरक्षा और उनसे संबद्ध मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करना ताकि राष्ट्र की पारिस्थितिक और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूचियां 2022 के संशोधन के अनुसार लाई गई थी। पहला है कि उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियां, दूसरा है कि निम्न संरक्षण स्तर वाली वन्यजीव प्रजातियां, तीसरा है संरक्षित वनस्पति प्रजातियां, चौथा है वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियां।
राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 11 और 12 के तहत किए गए प्रावधानों से संबंधित विषयों को छोड़कर यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाता है। धारा 11 और 12 के अनुसार मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कुछ विशिष्ट प्रजातियों जैसे कि मानव जीवन के लिए खतरा, म, जानवर के पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावना न हो, उपचार न हो सका हो, होने वाले रोग से पीड़ित हो, ठीक न होने वाले रोग से पीड़ित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि में अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले वन्यजीवों के शिकार आखेट की अनुमति दे सकते हैं। धारा 11 और 12 के कुछ मामलों में विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों की शिकार की अनुमति देती है। वन्यजीवों और उनके पर्यावास की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। अनुसूची 1 के अनुसार वन्यजीवों के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्यजीव के लिए सरकार पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दे या दुर्घटनाएं होती हैं, तब पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति को रद्द करने का अधिकार यानी सुरक्षित रखता है। तो आज की क्लास में हमने जैव विविधता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। यह जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इस चैप्टर में अभी 2-3 पार्ट और बनेंगे, 2-3 पार्ट में यह चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में जैव विविधता से जुड़े स्पीसीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसे जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टैटिक प्लस करंट जोड़कर प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करिए।